राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो यूजीसी नेट का पेपर हम लोग देख रहे थे हिंदी का। ये पेपर है जून 2014 का। पिछली क्लास में हमने दिसंबर 2013 का पेपर देखा था। तो इस पेपर में कुल 75 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और एक एक प्रश्न बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पहला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं? रोड़ा कवि हैं, उद्योतन सूरी हैं, दामोदर शर्मा है, कौन है? तो कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा 9वीं सदी में लिखी गई उद्योतन सूरी की रचना है और ये राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। ठीक। और भी व्याख्या में रचनाओं के बारे में दिया है, जैसे राउलवेल के बारे में दिया है कि राउलवेल 10वीं सदी में रचित रोड़ा कवि की रचना है और यह चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। शिला पर अंकित होने के कारण इसे शिलांकृत कृति भी कहा जाता है। तो राउलवेल 10वीं सदी में रचित है, चंपू काव्य है और ये शिलांकृत कृति है। अब आता है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में रचित दामोदर शर्मा की रचना है और ये व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न बनता है कि आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ है तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। फिर आपका आता है वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और ये एक शब्दकोश ग्रंथ है एवं मैथिली की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। तो ये चारों रचनाएं जो व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ से प्रश्न बन चुका है और चारों के यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनता है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है। बिहारी सतसई की टीका इन्होंने लिखा लाल चंद्रिका नाम से। आपको बताना है कि लल्लू लाल का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक। फिर रामचरित्र किसने लिखा? तो रामचरित्र लिखा सदल मिश्र ने और रामचरित्र जो है ये आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। तो रामचरित्र सदल मिश्र ने लिखा है। फिर है आपका राजा भोज का सपना, ये टकसाली हिंदी में है और ये जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो लल्लू लाल, सदल मिश्र और सितारे हिंद तीनों का डेट ऑफ बर्थ आपको कमेंट में बताना है। हम देखेंगे किसको किसको पता है और किसको नहीं पता है। तो सबका डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर होना चाहिए, नेट की दृष्टि से तो बिल्कुल स्पेशल, और ऐसे भी आपको पता होना ही चाहिए। तीसरा प्रश्न है आपसे कि साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान भगति नृषपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। साखी सबदी दोहरा कहीं किहनी उपखान किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। किस रचना से है? तो दोहावली से है। ठीक। व्याख्या में कबीर की भी पंक्ति दिया है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीड। फिर भिखारी दास का दिया है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो। फिर सूरदास का भी दिया है कि मोसो कहत मोल कौकीनो, तो ये सूरदास का है। ठीक। चौथा प्रश्न है आपसे कि बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? तो बिसलदेव रासों के रचनाकार है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल हैं। कब लिखा गया? तो 1155 ईस्वी में लिखा गया ये। फिर है आपका हमीर रासो 14वीं सदी में लिखा गया, सांगधर ने लिखा। फिर जगनिक का है परमाल रासो 13वीं सदी में लिखा गया।
फिर नल सिंह का विजयपाल रासो है, ये भी 13वीं शती में लिखा गया। ठीक, चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, अदहमाड़ की रचना है। प्राकृत पेंगलम है तो नहीं, ये तो लक्ष्मीधर की रचना है। संदेश रासक, बिल्कुल संदेश रासक अदहमाड़ की रचना है। अब्दुल रहमान का ही नाम अदहमाड़ भी था। ठीक, तो संदेश रासक किसकी है? अदहमाड़ की रचना है, खंड काव्य है। तो प्राकृत पेंगलम आपकी 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और लक्ष्मीधर का है। संदेश रासक 13वीं शती का आरंभ है, अब्दुल रहमान का है। जयचंद प्रकाश 12वीं शती भट्ट केदार का है और प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी मेरुतुंग का है। नोट में दिया हुआ है कि प्राकृत पेंगलम के रचयिता डॉक्टर याकोबी के अनुसार सुमति हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर हैं। तो इसके रचयिता में भी मतभेद है। डॉक्टर याकोबी कहते हैं कि प्राकृत पेंगलम सुमति ने लिखा है और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मीधर ने लिखा है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। ठीक, चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि काव्यालंकार संग्रह किसकी रचना है? तो काव्यालंकार संग्रह जो है उद्भट की रचना है। काव्यशास्त्र से प्रश्न है, किसकी है? उद्भट की है। भामह की भी रचना दिया हुआ है काव्यालंकार, दंडी की भी है काव्यादर्श और रुद्रट का भी है काव्यालंकार और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है वामन का। अब आता है 7वां प्रश्न। 7वां में दिया है, एक पंक्ति है, एवं क्रम हेतुमभिधायम रस विषयम लक्षण सूत्रमाह। तो ये बहुत ही मोस्ट है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। क्या है? एवं क्रम हेतुमभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्रमाह। किसकी पंक्ति है? अभिनव गुप्त की है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? लक्षण सूत्रमाह से, कि जिस पंक्ति में लक्षण सूत्रमाह आएगा वो अभिनव गुप्त की पंक्ति है। चलिए आगे आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में दिया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है इसका विषय क्या है? तो अभी मैंने बताया कि आदिकाल का व्याकरण ग्रंथ है, ये 12वीं शती में लिखा गया। तो ये क्या है? इसका विषय व्याकरण है। 12वीं शती में महाराज गोविंद चंद्र देव के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथों की रचना की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में 5 प्रकरण हैं, ध्यान देना है, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है तथा राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में दिया है एक पंक्ति, मस्तिन सुखा डाहिबी आसिम औरम थाहिबी धीधी धुनानुपजाहिबी फी फी फिना सतसाहिबी। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं ये किस भाषा का नमूना है? क्या है? फिर से एक बार पंक्ति को पढ़ेंगे। मस्तिन सुखा डाहिबी आसिम औरम थाहिबी धीधी धुना नृपजाहिबी फी फी फिना सतसाहिबी। तो ये पंक्ति है पैशाची भाषा का नमूना। किस भाषा का? पैशाची भाषा का। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में दिया है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं रैदास, कृष्णदास, परमानंदास, नंददास। तो आपको पता है कि रैदास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बाकी परमानंदास, कृष्णदास और नंददास आते हैं। अष्टछाप या अष्टसखा की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप पर पुष्टि मार्गी भक्ति का प्रभाव है। इसमें कुल 8 कवि आते हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य
चार वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है? कुंभन दास हैं, सूरदास है, परमानंद दास है और कृष्णदास हैं। और जबकि चार जो हैं वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो ये आठों मिलके अष्टछाप में आते हैं, अष्टसखा कहे जाते हैं। ठीक। 11 नंबर का प्रश्न है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के भाई प्रवर्तक किया था गोस्वामी हित हरिवंश ने। तो कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बाकी आपके रामानुजाचार्य हैं, तो ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका सिद्धांत अद्वैतवाद है। ठीक। 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में दिया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो पहले विकल्प में ही मधुमालती दे दिया है। मधुमालती इनकी नहीं है, मधुमालती तो मंझन की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। बाकी जायसी की विकल्प बी में दिया है, अखरावट तो जायसी की ही है, आखिरी कलाम भी है, पद्मावत भी है। लेकिन मधुमालती किसकी है? 1545 में लिखी गई मंझन की रचना है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि नायिका भेद पे आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं। तो रस मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। इनका एकमात्र ये नायक नायिका भेद पे आधारित ग्रंथ था रस मंजरी, 1550 में लिखे थे। तो इसके लेखक कौन है? नंददास है, जो कि अष्टछाप में आते हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। यह नायिका भेद पे आधारित ग्रंथ इन्होंने लिखा है। स्वकीय और परकीय नायिका के 2 भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कृपाराम द्वारा रचित कौन सी है? तो हित तरंगड़ी है। 1541 में इन्होंने लिखा था और ये रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदाभेदों का उल्लेख है। और बाकी आपका उज्ज्वल नीलमणि है, ये तो रूप गोस्वामी की रचना है। कर्णाभरण गोविंद की रचना है। ठीक। तो हमारा 14 का ए आंसर है, कृपाराम की रचना हित तरंगड़ी है। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं, रीतिकाल में आते हैं। शुक्ल ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, पर ये रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। ये इनका सर्वांग विवेचक का ग्रंथ है। चलिए आगे आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में पूछा है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं हैं। सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो हमें पता है कि रीति मुक्त में 5 ही कवि आते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 आते हैं, घनानंद हो गए, आलम हो गए, ठाकुर हो गए, बोधा हो गए और द्विजदेव हो गए। ये 5 रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। जबकि सेनापति आपके रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। सॉरी, रीतिबद्ध में ही आते हैं, सही कहा। किस में आते हैं? तो रीतिबद्ध में आते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17 का प्रश्न है कि नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। कौन सी रचना दीनदयाल गिरि की नहीं है? अनुराग बाग तो बिल्कुल है, वैराग्य दिनेश ये भी है, विश्वनाथ नवरत्न ये भी है, पर छत्र प्रकाश दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। ये रचना है लाल कवि की।
छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है। ठीक। और दीनदयाल गिरि रीतिकाल के नीतिकार थे। इनकी रचनाएं देखेंगे, अनियुक्ति कल्पद्रुम है, अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ नवरत्न है, दृष्टांत तरंगिणी है। ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर में पूछा है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। कौन 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है? सरहपा तो 8वीं के ही हैं, शबरपा भी 8वीं के हैं, स्वयंभू भी 8वीं के हैं, पर हेमचंद्र 8वीं के नहीं हैं। हेमचंद्र आपके 10वीं या 11वीं में आएंगे। ठीक। किस में आएंगे? 10वीं या 11वीं में। इनकी प्रमुख रचना है शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। दोहा को सरहपा की प्रमुख रचना है, चर्यापद शबरपा की है और पौमचर्यु स्वयंभू की है। 19 नंबर में पूछा है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है। राधा वल्लभ नहीं, हरिदासी संप्रदाय बिल्कुल। सखी संप्रदाय का ही दूसरा नाम है हरिदासी संप्रदाय, क्योंकि इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे, तो इसीलिए हम इसे हरिदासी संप्रदाय भी कह सकते हैं। ठीक। और राधा वल्लभ के तो हित हरिवंश थे, देखा ही हमने। चिंत्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु थे और अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने, और इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा है, तो ये ध्यान देना है। और व्याख्या में बड़ा अच्छा जानकारी दिया है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया, प्रयोगवाद का नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, और नई कविता का सबसे पहले प्रयोग अज्ञे ने किया। ठीक। और प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक। और यहाँ पे दिया भी है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को बैठे ठाले का धंधा, नहीं छायावाद को नहीं, प्रयोगवाद को कहा है, यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है उन्होंने। तो यहाँ पे 3 दिया है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, प्रयोगवाद के प्रथम प्रयोक्ता और नई कविता के प्रथम प्रयोक्ता। आपको प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता का नाम बताना है। 21 नंबर का प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो हम सब जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? कोलकाता में 1800 ईस्वी में। किसने की थी? तो वेलेजली ने। और इसमें हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गिलक्राइस्ट थे। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो ये है आपकी आत्मकथा। ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है और 2005 में लिखी गई। इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथा संकलित है। देहरी भई विदेश में 20 लेखिकाओं की आत्मकथा संकलित है। इसको 3 शीर्षकों में बांटा गया है: दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि किस आत्मकथा को 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य में विभाजित किया गया है? तो आपका जवाब होगा देहरी भई विदेश को, जिसके यशस्वी संपादक डॉक्टर राजेंद्र यादव जी हैं। 23 नंबर में पूछा है कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? केल्टिक है, इटॉलिक भी है, जर्मनिक भी है
पर सियोयन आपके भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। और नेट में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है, कौन भारोपीय परिवार की है, कौन द्रविड़ परिवार की है। तो भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 10 आपको याद होना चाहिए। ठीक, भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत 10 भाषाएं आती हैं। कौन कौन, मैं बता देती हूँ, यहाँ दिया हुआ है। पहला केल्टिक हो गया, दूसरा इतालिक, तीसरा जर्मनिक या ट्यूटनिक, चौथा ग्रीक, पांचवा बाल्टोस्लाविक, छठवां अल्बानिया, सातवां अर्मेनिया और आठवां खत्ती अथवा हत्ती, नौवां तुखारी, 10वां भारत ईरानी अथवा आर्य भाषा, जबकि सियोयन, पीमन, सिसोमिन, इरोयन इत्यादि एस्किमो वर्ग की भाषाएं हैं। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न हमारा 24 नंबर का। 24 नंबर में पूछा है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि वर्ण रत्नाकर जो है ये मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। तो मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। बाकी कीर्तिलता आपका विद्यापति की है, चर्यापद सब्रपा की है और ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की रचना है जो श्रीमद् भागवत का टीका है। 25 नंबर में पूछा है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार रामकुमार वर्मा हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामकुमार वर्मा का जन्म हुआ था 1905 में। ठीक, हरिऔध का हुआ था 1865 में, सियाराम शरणगुप्त का हुआ था 1895 में और राम नरेश त्रिपाठी जी का हुआ था 1889 में। तो इसे भी आप लोग ध्यान देंगे, मैं बता दे रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना, आप लोगों का ये भी रिवीजन होता रहे। तो व्याख्या में दिया है उत्तरायण महाकाव्य रामकुमार वर्मा, प्रिय प्रवास हरिऔध का महाकाव्य है, आद्रा काव्य श्रीराम शरणगुप्त का है और मिलन खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी जी का है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। 26 नंबर में आपसे पूछा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में, एक मिनट, हाँ प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार कौन पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। तो उड़िया पूर्वी समुदाय की है, बिहारी भी है और बंगला भी है, पर आपकी मराठी जो है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्नवत किया है। बाहरी उपशाखा में इन्होंने पहला बाहरी उपशाखा बताया है इन्होंने, जिसमें उत्तर पश्चिमी समुदाय की भाषा आती है। तो उत्तर पश्चिमी समुदाय में लहंदा आएगी और पश्चिमी पंजाबी आएगी और सिंधी आएगी। मराठी को ध्यान देना है, ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है। किस समुदाय की? दक्षिणी समुदाय की। और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया ये चारों भाषाएं आती हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, दक्षिणी में मराठी और उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी। फिर है मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा में है चौथा बीच का समुदाय। बीच का समुदाय में पूर्वी हिंदी आती है। फिर है ग भीतरी उपशाखा, इसमें है केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीतनी, खानदेशी, राजस्थानी आती है। फिर है पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली आ जाएगा, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी आ जाएगा और पश्चिमी पहाड़ी आएगा।
फिर है आपका अगला 27 नंबर का। 27 नंबर में पूछा है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। ये कथन किसका है? मोस्ट है ये भी कथन कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। तो ये कहते हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या कहते हैं? कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। 28 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बांग्रू तो आती है भाई, हरियाणवी या बांग्रू पश्चिमी के ही अंतर्गत है। कन्नौजी भी है और बुंदेली भी है। पर बघेली नहीं है, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांग्रू, कन्नौजी और बुंदेली। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में पूछा है कि कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामविलास शर्मा बिल्कुल हैं, नामवर सिंह बिल्कुल हैं, शिवदान सिंह चौहान बिल्कुल हैं, विजय देवनारायण शाही। तो ये आपके मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। कौन नहीं है? विजय देवनारायण शाही। ये आते हैं आपके प्रयोगवाद में, दूसरे सप्तक में आएंगे ये शायद। तो आपको विजय देवनारायण शाही का डेट ऑफ बर्थ बताना है। क्या बताना है? डेट ऑफ बर्थ। नहीं, विजय देवनारायण शाही आपके दूसरे सप्तक में नहीं, तीसरे सप्तक में आते हैं। ठीक, मिस्टेक हो गया। किस में आते हैं? तीसरे सप्तक में। तो इनका आप लोग डेट ऑफ बर्थ बताएंगे विजय देवनारायण शाही का। ठीक, चलिए आगे आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर में पूछा है कि काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी की। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है। काव्यालंकार रुद्रट की भी और भामह की भी है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो आचार्य कुंतक हैं वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य कुंतक हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा, तो ये जो है रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है, जिनका जन्म 1912 में हुआ था। मार्क्सवादी आलोचक है, अभी हमने देखा। तो रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य में लोक जागरण की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, और 33 नंबर में पूछा है आपसे कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लागी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य कृति से हैं? तो ये पंक्तियाँ रत्नाकर की है और किस रचना से है? तो उद्धव शतक से है। चलिए आगे आते हैं। अगला तो रत्नाकर का भी आपको डेट ऑफ बर्थ मुझे बताना है, और जो जो वीडियो देखे सब लोग बताने का प्रयास करिए, और मैं सबका आंसर देखती हूँ कौन क्या दिया है। इससे पता चलता है कि कितने सक्रिय रूप से आप लोग क्लास को सुनते हैं और कितना आपके दिमाग में घुसता है। ठीक, तो बताने की कोशिश करें। 34 नंबर का है कि जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो सबसे पहले प्रयोग किया फ्रेंच रोह ने। किसने किया? फ्रेंच रोह ने जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो ये ध्यान देना है, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है।
35 पे आते हैं। 35 में दिया है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। हिंदी काव्यधारा का राहुल सांकृत्यायन ने किया। अगला प्रश्न है हमारा 36 में। 36 में दिया है कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो दोहा या दूहा जो है ये अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है दोहा या दूहा। शुक्ल के अनुसार जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अर्थात गाथा या गाहा से प्राकृत का और दोहा या दूहा से अपभ्रंश का बोध होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे आते हैं 37 पे। 37 में दिया है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नाटक है जो शंकर शेष द्वारा रचित नहीं है? कोर्ट मार्शल तो है स्वदेश दीपक का। ये शंकर शेष का नहीं है, पहला ही हम लोगों को मिल गया। 1991 में लिखा गया था कोर्ट मार्शल, जातिवाद की समस्या उठाई गई थी। बाकी आपका एक और द्रोणाचार्य, ये तो शंकर शेष का ही, अभी हमने पढ़ा भी इसको हाल ही में, नेट में लगा भी है। घरौदा तो है, ये है शंकर शेष का। अरे मायावी सरोवर ये भी है शंकर शेष का। तो घरौदा नाटक शंकर शेष का है और घरौंदे किसी का उपन्यास है। तो आपको बताना है कि घरौंदे किसका उपन्यास है। व्याख्या में दिया है कि एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, बंधन अपने अपने, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो की शिल्पी इत्यादि शंकर शेष के नाटक हैं, जबकि बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता इत्यादि स्वदेश दीपक के नाटक हैं। अगला है 38 नंबर का। 38 में पूछा गया है कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। तो मैंने बताया था कि नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख कहानीकार हैं। कमोरा, क से कमलेश्वर, मो से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। ये तीनों नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक हैं, इसे चलाने वाले। जबकि गंगा प्रसाद विमल नहीं है, ये अ कहानी से संबंधित है। गंगा प्रसाद विमल किससे संबंधित है? अ कहानी से। अगला है प्रश्न 39 नंबर का कि प्रभा खेतान की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी 2007 में नहीं, ये तो मनु भंडारी की है। पिंजरे की मैना नहीं, ये तो चंद्रकिरण सोनरेखा की है। हादसे तो रमणिका गुप्ता की है। बचा आपका अन्या से अनन्या 2007 में लिखा गया और ये लिखा है प्रभा खेतान ने, अन्या से अनन्या। अगला है आपका 40 नंबर का। 40 नंबर में दिया है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर और ये लिखा गया है गांधी जी के ऊपर। कब लिखा गया? तो 1999 में लिखा गया है। ठीक, बाकी अभिमन्यु अनंत का भी उपन्यास दिया गया है। अपनी अपनी सीमा उपन्यास किसने लिखा है? तो 1983 में लिखा है अभिमन्यु अनंत ने। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर ने 1992 में लिखा है। पहला गिरमिटिया तो देखा ही। और राग विराग 2005 में लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। अब आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर में दिया है कि निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है। तो इसका एक जगह नहीं दिया है, तो हम यहाँ से इसका देखेंगे हल। ठीक, तो आपका सबसे पहले जो आएगा वो है इतिहास तिमिर नाशक, सितारे हिंद की रचना है
और 1873 में ये आएगी। उसके बाद आएगा सच्ची समालोचना 1886 में बालकृष्ण भट्ट का। फिर आएगा साकेत एक अध्ययन 1939 में नगेंद्र का। फिर आएगा सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का 1959 में। सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक है, फिर सच्ची समालोचना है, फिर साकेत एक अध्ययन है और फिर सीढ़ियों पर धूप में है। अब आते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में दिया है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का। तो सबसे पहले इनका चित्रलेखा आएगा। इनका पहला उपन्यास है चित्रलेखा। यहाँ नहीं, पहला इनका नहीं, इनका पहला तो और भी है उपन्यास, ठीक। चित्रलेखा नहीं, चित्रलेखा है आपका 1934 में। चित्रलेखा से पहले शायद इनका पतन आता है, इसलिए चित्रलेखा पहला उपन्यास नहीं होगा, ठीक, ये ध्यान देना है। तो चित्रलेखा आएगा, यहाँ पे पहले आएगा चित्रलेखा 1934 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, भूले बिसरे चित्त 1959 में और सामर्थ्य और सीमा 1970 में। तो चित्रलेखा 34 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में, भूले बिसरे चित्र 59 में और सामर्थ्य और सीमा 1962 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 43 पे आते हैं। 43 में दिया है कि रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले इनका आएगा आत्महत्या के विरुद्ध, ये है आपका 1967 में। फिर आएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, आपातकाल पे लिखा गया है, ये आएगा 1975 में। फिर आएगा लोग भूल गए हैं 1982 में। फिर आएगा कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आत्महत्या के विरुद्ध 67 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में, लोग भूल गए हैं 82 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 89 में। 44 पे आते हैं। 44 में दिया गया है कि अज्ञे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले आएगा विपथगा, ये इनकी कहानी संग्रह है। विपथगा है आपका 1937 में। फिर आएगा परंपरा, परंपरा है 1944 में। फिर आएगा शरणार्थी, शरणार्थी है 1948 में। फिर आएगा अमर वल्लरी, ये है 1955 में। फिर आएगा ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। अब आते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर में दिया है कि रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। रामविलास शर्मा की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा प्रगति और परंपरा 1949 में। तो बी में दिया है सबसे पहले। फिर आएगा भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में। फिर है भाषा युगबोध और कविता, ये कब है, ये है 1981 में। फिर है आपका विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कब है, तो ये अंत में होगा सबसे। तो बी ऑप्शन राइट है। सबसे पहले प्रगति और परंपरा, फिर भाषा साहित्य और संस्कृति, फिर भाषा युगबोध और कविता, फिर विराम चिन्ह। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में दिया है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम बताइए। उनके निबंधों को दिया है। तो सबसे पहले आएगा कदम की फूली डाल, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है कदम की फूली डाल, सबसे पहले आएगा 1956 में।
फिर आएगा तुम चंदन हम पानी 1957 में। फिर आएगा तमाल के झरोखे से 1981 में। फिर आएगा संचारिणी 1982 में। फिर अंगद की नियति 1984 में। लागो रंग हरी 1985 में। शेफाली झर रही है 89 में। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा सबसे पहले कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। आगे आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर में दिया है कि शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले हो जाएगा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 में है। फिर है राह किनारे बैठ 1973 में। फिर है तिलस्म 1975 में। फिर है यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे सबसे पहले राह किनारे बैठ है, फिर तिलस्म है, फिर यत्र तत्र सर्वत्र है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 में पूछा है कि नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले इनका आएगा अधूरे साक्षात्कार 1966 में। फिर आएगा रंग दर्शन 1967 में। फिर आएगा जनांतिक 1981 में। फिर आएगा तीसरा पाठ 1998 में। तो ये आपको ध्यान देना है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ। 49 में आते हैं। 49 में दिया है कि राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो राही मासूम रजा का सबसे पहले आएगा जो उपन्यास है आधा गांव, विभाजन की समस्या पे है, गंगौली गांव का वर्णन है। आधा गांव है 1966 में। फिर है टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण। तो टोपी शुक्ला उपन्यास का दूसरा नाम है बलभद्र नारायण, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये है 1969 में। फिर है दिल एक सादा कागज 1973 में। फिर है असंतोष के दिन 1985 में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। 50 में दिया है कि निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आएगा गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का, जो कि 1929 में है। फिर आएगा मधुर स्वप्न, जो कि 1950 में है, राहुल सांकृत्यायन जी का। फिर आएगा वयम रक्षामा 1955 में, चतुर्सेन शास्त्री का। फिर आएगा कुड़ाल की आंखें 1967 में, आनंद प्रकाश जैन का। तो गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा, मधुर स्वप्न राहुल सांकृत्यायन और वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री, कुड़ाल की आंखें आनंद प्रकाश जैन। सबसे लास्ट में यही आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। 51 में दिया है कि निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सही क्रम है 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में आया, उषा प्रेमदा का। सबसे पहले ये आएगा इनका, ठीक। उसके बाद आएगा तत्सम 1983 में राजी सेठ का। फिर आएगा दिलो दानिश 1993 में कृष्णा सोबती का। फिर आएगा वाँ 1999 में चित्रा मुदगल का। तो 55 खंभे लाल दीवार 61 में सबसे पहले, तत्सम 83 में, दिलो दानिश 93 में, आवा 1999 में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न है हमारा आपसे 52 नंबर का, पढ़ेंगे हम लोग। 52 नंबर में दिया है कि निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम क्या है। गीति नाट्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले आएगा मत्स्य गंधा, जो कि उदय शंकर भट्ट का है, 1937 में लिखा गया।
फिर आएगा अंधा युग जो कि 1955 में है, धर्मवीर भारती का। फिर आएगा एक कंठ विषपाई जो कि 1963 में है, दुष्यंत कुमार का। फिर आएगा अग्नि लीक जो कि 1976 में है, भारत भूषण अग्रवाल का। तो सबसे पहले मत्स्य गंधा, अंधा युग, एक कंठ विषपाई, अग्नि लीक, डी ऑप्शन। ठीक। 53 में दिया है कि निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। दलित आत्मकथा दी गई हैं। तो सबसे पहले जूठन आएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1997 में। क्या आएगा? जूठन। फिर आएगा तिरस्कृत 2002 में सूरजपाल सिंह चौहान का। फिर आएगा हादसे 2005 में रमणिका ठाकुर गुप्ता का। फिर आएगा मुर्दहिया 2010 में तुलसी राम का। तो जूठन 1997 में, तिरस्कृत 2002 में, हादसे 2005 में, मुर्दहिया 2010 में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है बिल्कुल। 54 पे आते हैं। 54 में दिया है कि ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे बता दें कि इस विकल्प में कोई क्रम सही दिया ही नहीं है। ठीक, कोई क्रम सही दिया नहीं है कि हम विकल्प में सही बैठाएं। तो चलिए हम यहाँ से आपको बताएंगे। यहाँ से सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला था 1968 में पंत जी को चिदम्बरा पे। फिर ज्ञानपीठ मिला था 1972 में दिनकर को उर्वशी पे। फिर मिला था अज्ञे को 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पे। फिर महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पे। और फिर नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण साहित्य पे। फिर निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य पे। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य पे। श्रीलाल शुक्ल को 2009 में संपूर्ण साहित्य पे, खासकर राग दरबारी के लिए। अमरकांत को 2009 में संयुक्त रूप से और इन्हीं हथियारों पे विशेषकर। और केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य पे। ठीक। तो सबसे पहले पंत को 68 में, दिनकर 72 में, अज्ञे 78 में, महादेवी 82 में, नरेश मेहता 92 में, निर्मल वर्मा 99 में, कुंवर नारायण 2005 में, श्रीलाल शुक्ल 2009 में, अमरकांत 2009 में, केदारनाथ सिंह 2013 में। तो यहाँ 2013 तक का ही दिया है। इसके बाद भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी की किसी और लेखक या लेखिका को। तो आप हमें कमेंट में आंसर करेंगे कि किसको मिला है और कब मिला है। ठीक। चलिए 55 नंबर में महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो यहाँ दिया है यही सच है 1966 में मन्नू भंडारी का है। फिर है जोड़ बाकी 1981 में शशि प्रभा शास्त्री का। फिर है एक स्त्री का विदा गीत 1983 में मृणाल पांडे का। फिर बोलने वाली औरत 2000 में ममता कालिया का। बी ऑप्शन राइट है। यही सच है 1966 में मन्नू भंडारी का। जोड़ बाकी 1981 में शशि प्रभा शास्त्री का। एक स्त्री का विदा गीत 1983 में मृणाल पांडे का। बोलने वाली औरत 2000 में ममता कालिया का। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 56 नंबर पे आते हैं। 56 में दिया है स्थापना। स्थापना दिया है कि जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तो बिल्कुल सही दिया है। तर्क दिया है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यांत होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही है। चलिए 57 नंबर पे आते हैं। 57 में स्थापना दिया है कि छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। और तर्क दिया गया है क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे तर्क और स्थापना दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। क्योंकि छायावादी कविता अपनी बातों को सीधे न कहकर प्रतीक या अन्योक्ति के माध्यम से कहती है, इसीलिए इसे आध्यात्म के संदर्भ में, रहस्यवादी प्रेम के संदर्भ में
स्वच्छंदतावादी इत्यादि कहा जाता है। 58 में स्थापना दी गई है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो स्थापना तो बिल्कुल सही दिया गया है। फिर तर्क दिया गया है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त बनाती है। तो यहाँ भी मुझे स्थापना और तर्क दोनों सही लग रहा है। आगे देखते हैं कि आंसर क्या दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे दिया है नहीं, यहाँ पे दिया है कि स्थापना सही है, तर्क गलत दिया है। क्यों गलत दिया है देख लेते हैं भाई। दिया है कि कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त या सशक्त बनाती है। नहीं, यहाँ पे गलत आंसर दिया है। यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए क्योंकि व्याख्या में बताया है कि दोनों सही है, लेकिन आंसर में इसको मान लिया है कि आर गलत है, लेकिन नहीं, आर भी सही है। तर्क और स्थापना दोनों बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे व्याख्या में बता रहा है खुद ही कि कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त या सशक्त बनाती है। चलिए 59 पे आते हैं। 59 में स्थापना दिया गया है कि शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया है कि क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो स्थापना सही है और तर्क क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई भी व्यवस्था या सिद्धांत अपने समय के लिए तो उपयुक्त होती है, लेकिन वह हमेशा उपयुक्त नहीं रह सकती क्योंकि समय परिवर्तनशील है, अतः व्यवस्था भी परिवर्तनीय होनी चाहिए। यदि वह प्रासंगिक न रह गई हो तो इसलिए सिद्धांत या पुनराख्यान होना चाहिए। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। 60 में स्थापना दी गई है कि सर्वभूत को आत्मानुभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। बिल्कुल सही दिया गया है। और तर्क दिया है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को ही स्वीकार करता है। गलत, तर्क बिल्कुल गलत है, लेकिन स्थापना हमारी सही है। 61 पे आते हैं। 61 पे क्या दिया है स्थापना। 61 में दिया है कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तो सही है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। और तर्क दिया है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की ज़मीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो बिल्कुल दोनों सही दिया है। यहाँ पे भक्ति में स्वार्थ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों क्या है, सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर पे आते हैं। 62 नंबर में स्थापना दिया है कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और तर्क दिया है क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो तर्क तो बिल्कुल गलत दिया क्योंकि मात्र दे दिया। सुरुचि संपन्नता केवल साहित्य तक थोड़े ना सीमित है। स्थापना सही लग रहा है, लेकिन तर्क क्या है, गलत लग रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्या आंसर दिया है। तो बिल्कुल ए ही दिया है। ठीक, चलिए 63 पे आते हैं। 63 में स्थापना दिया है कि रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, तो भावक तथा आलोचक रचना के अर्थ का विस्तार करता है। बिल्कुल सही है क्योंकि ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। और तर्क दिया गया है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो बिल्कुल सही है। स्थापना और तर्क दोनों यहाँ पे करेक्ट है। 64 पे आते हैं। 64 में स्थापना दी गई है कि विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तो सही है। और तर्क दिया है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो तर्क गलत है परंतु स्थापना सही है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है,
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 65 पे। 65 पे स्थापना दी गई है कि मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तो सही है स्थापना, और तर्क दिया है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो ये गलत है, मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए सही है और आर क्या है, गलत है। अब स्थापना तर्क हमारा समाप्त हो गया। अब आता है मिलान करने के लिए कि निम्न कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नरेंद्र शर्मा 1913 में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचना कौन सी है, तो प्रवासी के गीत। नागार्जुन 1911 में, इनकी कौन सी रचना है, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल 1911 में, इनकी कौन सी रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस पे सोवियत लैंड इनको मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र 1914, इनको बुनी हुई रस्सी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और बुनी हुई रस्सी इनकी है। और आत्मजयी कुंवर नारायण की है, तो यहाँ पे कुंवर नारायण दिए ही नहीं है। चलिए आगे आते हैं, बिल्कुल सही मिलाया था हमने। 67 नंबर पे, 67 नंबर में साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका कौन सी है, तो प्रताप पत्रिका है। कौन सी, प्रताप। गुलेरी की समालोचक है। भारतेंदु की कविवचन सुधा है। महादेवी का चांद है। तो हमारा कौन सा आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68 पे आते हैं। 68 में दिया है कि निम्न उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संजीव का क्या है, इनका उपन्यास है सूत्राधार। फिर है बद्दी उज्जमा का क्या है, एक चूहे की मौत। फिर राही मासूम रजा, इनका है दिल एक सादा कागज। फिर अमृत राय, इनका है नागफनी का देश। और समर शेष है, ये तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी है, विवेकी राय का भी है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं 69 पे। 69 में दिया है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो तुलसीदास किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है, माता प्रसाद गुप्त का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका है, रामविलास शर्मा का। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान का। भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक, बिल्कुल सही हमने मिलाया है। चलिए 70 पे आते हैं। 70 में दिया है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बावन दास किस उपन्यास का पात्र है, महिला आंचल का है, 1954 में रेणु ने लिखा है। रंगनाथ राग दरबारी का पात्र है। ठीक, श्रीलासुक ने लिखा है 1968 में। मंदा आपकी हो जाएगी पात्र ईदन मम की, जो मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। तो मंदा किसकी है, ईदन मम की है। नमिता पांडे पात्र आवा की है। तो मंदा ईदन मम और नमिता पांडे आवा, इसको आपको ध्यान देना है। मंदा इदम नमम की है और नमिता पांडे आवा उपन्यास चित्रा मुद्गल का। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 71 पे आते हैं। 71 में भी दिया है कि निम्न पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यशोदा किस रचना की पात्र हैं, तो यशोदा हैं प्रिय प्रवास की। सची किसकी है, तो सची हो जाएगी विष्णु प्रिया की। अश्वत्थामा अंधा युग का है। केस कंबली असाध्य वीड़ा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे सही।
नहीं, बी सही होगा, ठीक, हाँ बी सही होगा। 71 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलिए अब आते हैं हम 72 नंबर पे। 72 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद किसका है? तो मनोविश्लेषणवाद युंग का है, ठीक। अस्तित्ववाद किसका है? तो अस्तित्ववाद है ज्यापाल सार्त्र का। उत्पत्तिवाद, तो उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 पे आते हैं। 73 में दिया है कि निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। मवाली, मवाली किसकी कहानी है? तो मवाली कहानी है मोहन राकेश की। मवाली मोहन राकेश की कहानी है। पालगोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 74 पे आते हैं। 74 में दिया है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो हरिशंकर परसाई का निबंध है। इनका जन्म 1924 में हुआ था। बसंत आ गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का निबंध है। इनका जन्म 1933 में हुआ था। काव्य में रहस्यवाद, ये निबंध है शुक्ल जी का। इनका जन्म 1884 में हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट आपके बच गए। इनका जन्म 1844 में, शुक्ल 84 में, भट्ट 44 में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, ये ध्यान देना है। निम्न काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे 2 जगह में दिया है तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। दिया है कि विषम शिला शंकुला पर्वतो भूगा गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। तो विषम शिला शंकुला, ये त्रिलोचन की पंक्ति है। प्रगतिवादी कवि है, 1917 में जन्म हुआ है। तो विषम शिला शंकुला त्रिलोचन की। अगला है अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिरधर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। तो ये है पंत की पंक्ति। फिर है तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। ये है शमशेर बहादुर सिंह का। कहते हैं तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। फिर है अगला अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ये पंक्ति है कुंवर नारायण की। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे व्यतीत करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और सक्सेना का भी है कि लो और तेज हो गया उनका रोजगार, जो कहते आ रहे हैं पैसे लेके उतार देंगे पार। ये आपके सक्सेना ने कहा है। 27 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट होते हैं और हमारा ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लास को आपने पूरा देखा, बिल्कुल मन से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम शीघ्र ही आपसे अगले क्लास में अगले दिन। आज के लिए इतना ही।